नमस्कार। YouTube टीवी देखने वाले देश विदेश के करोड़ों दर्शकों के परिवार में मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप देख रहे हैं हमारा एक विशेष कार्यक्रम, एक मुलाकात हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री के साथ। हमारी आज की इस मुलाकात में हमारे साथ हैं श्री राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी जी ने हरियाणा के आज हर युवा के, हर महिला के, हर बुजुर्ग के दिल में एक जगह बनाई है और आने वाले दिनों में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे, ऐसी हमारी चैनल भी शुभकामनाएं इन्हें देता है। तो आइए मुलाकात करवाते हैं श्री राजकुमार सैनी जी से। श्री राजकुमार सैनी जी, सबसे पहले तो इस हमारे विशेष कार्यक्रम में जो हमने हरियाणा के भावी मुख्यमंत्रियों के लिए तैयार किया है, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। सैनी साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जींद चुनाव की। जी, वैसे तो हमारे देश का कोई भी वोटर वोट देते समय ये नहीं सोचता कि मैं इस आदमी को वोट क्यों दूं, लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जनता को जागरूक करेंगे कि यदि आपके कैंडिडेट को जींद का कोई मतदाता वोट देना चाहे या दे तो वो क्यों दे, इसका जवाब चाहते हैं। बहुत अहम सवाल आपने किया और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि जब तक मतदाता ये नहीं सोचेगा कि मैं इस प्रत्याशी या इस पार्टी को वोट क्यों दूं, तब तक चुनाव के कोई मायने सामने आते ही नहीं। गंभीर विषय को आपने छेड़ करके मेरे को ये बात कहने में कितना बल मिला कि सभी राजनीतिक दलों ने जींद के अंदर आकर के बड़ी बड़ी रैलियां करके राजनीतिक रोटियां तो सेक ली, लेकिन जींद के जहन के अंदर जो ज्वाला भड़की हुई है वो जींद के पिछड़ेपन की वजह से कि आज 22 जिलों में 21वें पायदान के ऊपर जींद आता है बेरोजगारी में। यहाँ के बहुत सारे नेता सेंटर में इस्पात मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन एक भी इंडस्ट्री, एक भी रोजगार यहाँ वो उपलब्ध नहीं करा सके। और यहाँ की सभी राजनीतिक दलों ने जींद को अपना कर्म क्षेत्र बना करके यहाँ से राजनीति तय करके अपनी राजनीतिक पार्टियां खड़ी की, लेकिन मैंने जींद के अंदर कोई रास्ता, कोई सड़क, कोई सफाई, कोई शिक्षा, कोई स्वास्थ्य का जब हालात इतना गंभीर है तो आज लोग हमारे प्रत्याशी के तरफ इसलिए उत्सुक हैं कि एक तो ये प्रत्याशी इस क्षेत्र में 2 बार मेयर रहा और दोनों बार मेयर रहते हुए जन जन से और समस्याओं से वाकिफ है। वो बात दीगर है कि विपरीत परिस्थितियों में, शक्तियों के विपरीत सरकारों में जींद का विकास नहीं हुआ, लेकिन विनोद प्रत्याशी जी एक होनेस्ट और जनता से जुड़े हुए एक आम नागरिक की वजह से काफी पॉपुलर है। इसकी वजह से हमने इसको जनता के समर्थन से और जन भावनाओं के अनुरूप इसे यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया। और आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का जो नाम है वो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हमने इसका नाम रखा, क्योंकि 200-250 परिवारों ने ये देश जकड़ लिया है। आज 80-80 साल के बूढ़े राहुल के पैरों में और जो कल के परिवारों के बच्चे हैं उनके पैरों में नतमस्तक हैं, मानो वो राजनीतिक परिपक्वता ले रहे हैं और ये जो बाकी की कम्युनिटीज के लोग, MP, MLA, मंत्री, ये सब इनोसेंट हैं, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं। इस वजह से राजतंत्र का परिवार तंत्र के अंदर परिवर्तन हो गया है। इस सिस्टम को काटने के लिए आज जनता आक्रोशित है कि हरियाणा के अंदर
5 मुख्यमंत्रियों ने जम करके जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद किया। उसी वजह से जींद पिछड़ गया कि जींद के अंदर किसी भी नेता का वर्चस्व ना होने की वजह से जींद का जी निकाल के रख दिया। इसी वजह से आज लोगों की उत्सुकता बढ़ी है कि अगर ये नई पार्टी हमारे उस जातिगत भेदभाव को, पीछे 10वीं सदी लोगों ने अपने लोगों को 50 से 55% रोजगार दिए और 90% रोजगार जो ये दलित पिछड़ा वर्ग है इसके हिस्से में सिर्फ 25%, 75% लोगों के हाथ में सिर्फ 25% ही रोजगार हाथ लगे। ये भेदभाव दूर करने के लिए हमारी पार्टी जद्दोजहद में उतरी। पिछले 4 सालों में 3 बार हरियाणा जड़ा, जिसका मूल कारण था कि कुछ राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के इशारे पर हरियाणा का दहन हुआ और उस वक्त 800 एमपी पार्लियामेंट में बैठे, 90 एमएलए, विधानसभा लोकसभा दोनों चली हुई थी। एक शब्द भी उसके विरोध में किसी नेता ने नहीं कहा, जो कि हमने इस विरोध में आवाज उठाई। जनता का हमें भरपूर समर्थन मिला और आज भी वो लोगों के अंदर तांडव याद है, भेदभाव याद है। उस भेदभाव को दूर करने के लिए आज जनता हमारे साथ जुड़ी है और इस भेदभाव में आस्था रखने वाले विनोद आसरी जी हमारे साथ पिछले 2 महीने से चुनाव प्रचार में आए और सभी जनता की लाइकिंग की वजह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमने वायदे करते हुए उनको विश्वास दिलाया। जनता इसलिए विनोद आसरी जी के पक्ष में वोट डालना चाहती है। जैसा कि आपने बताया, विनोद आसरी जी यहाँ से जुड़े हुए हैं और उनको यहाँ की समस्याओं का पता है और आपकी दृष्टि में वो एक खरे उम्मीदवार हैं। आदमी को वोट डालने से पहले यदि ये सोचेगा कि मैं वोट किसे दूं और क्यों दूं, तो उसकी कसौटी पर विनोद आसरी जी पूरी तरह से खरे हैं। हमने यहाँ एक सर्वे किया, कुछ लोगों से मुलाकात की। लोगों का कहना है कि विनोद आसरी जो है उसकी शुरुआत 25,000 वोटों से होती है, जबकि अन्य किसी कैंडिडेट का ये फिगर 0 फिगर है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपने जो समीकरण 35 कौम का यहाँ बिठाया है या जिसके लिए आप पिछले 4 साल से लगे हुए हैं, कितने प्रतिशत सफलता तक पहुँच चुके आप? देखिए, सभी पार्टियों के अंदर बोलबाला सिर्फ उन मुख्यमंत्रियों के परिवारों का है। एक परिवार तो जाति छुपा करके हमारे लोगों के वोट हासिल करता रहा, लेकिन अगर उसके पिता की जाति का खुलासा जमाबंदी फर्ज जमीन से करेंगे तो वो भी हुड्डा के ही समाज से मिलेगा। और बाकी के मुख्यमंत्रियों ने इस भेदभाव को यहाँ तक पहुँचा दिया कि जो 52वीं सदी बैकवर्ड समाज है उनको मात्र 12% के अंदर वो भी क्लास 3 और क्लास 4 चपड़ासी क्लर्कों में सीमित कर दिया और अफसरशाही सिर्फ 6%। उन लोगों ने दलित समाज को इसलिए पछाड़ दिया कि रिजर्वेशन ना देनी पड़े, 1-1, 2-2 पोस्ट निकालो, उसमें रिजर्वेशन कैसे देंगे? कच्चे लगाओ, पक्के कर लो, उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम हाशिए पे चले गए। आज सारे समाज जद्दोजहद पे उतर करके विनोद आसरी जी के पक्ष में इस भेदभाव और गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए लग रहे हैं। और 4 दानिशमंद बड़ी बड़ी पार्टियां पैसे के खेल से एक सरसा से आकर के जो कल बोल रहा था कि जूता टाटा का, जूता बाटा का, लोहा टाटा का और छोरा जाटा का, ऐसे ऐसे अनर्गल बयानबाजी एक परिवार की कि ये कट्टर पट्टर कहाँ से निकला, जहाँ से निकला वहीं घुसेड़ के आड़ लगा देंगे। एक कल ही अखबार में छपा हुआ था ये पंजाबी पाकिस्तानी है। इस तरह इकट्ठे हो जाइयो भाइयों, फिर हमारा पीएम, हमारा ही सीएम। बाकी के लोगों को दस्त में रख करके लोग या तो दबाव से वोट लेते रहे
और या पुचकार के वोट लेते रहे और भाईचारे का नारा देते रहे, जबकि बाकी के लोग चारा बन करके निगल लिए गए। अब इस भेदभाव को जनता महसूस कर रही है कि आखिर क्या 15 दिन के लुभावने वायदे और हमारा दुलार और प्यार ये सिर्फ 15 दिन दिखाई देता है, फिर 16 कांड, मिर्चपुर कांड, रामायण कांड, दुलीना कांड, ये कांड फिर विस्थापित लोग अभी तक नहीं हुए। अभी कल ही एक प्रजापत समाज का इधर सोनीपत में जो है ना, उससे 1.5 करोड़ रुपये वसूले गए जब पैसे मांगने गया नौकरी के नाम पर एक नेता ने, और उसका मर्डर हो गया। और यहीं पर एक बेटी अपने देवर को बचाने के लिए सामने आई, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई नवागांव में, बहादुरगढ़ में। इस तरह की घटनाएं हर रोज होती हैं जो करंट पे घटनाएं हुई। कल ही यहाँ पर अशोक तंवर आया, डिबेट में थी, 4 पार्टियों की डिबेट थी और उसको बाहर सड़क पे घेर लिया गया। जब भगा दिया गया और घेर लिया गया। जब आज एक नेशनल पार्टी के नेता को ये तांडव और ये तिरस्कार भुगतना पड़ सकता है, तो आम नागरिक के बोलने की क्षमता कहाँ है? इसलिए लोग दबाव मान रहे हैं, किसी के गुलाम ना बने, किसी की बेगारी ना होकर रह जाएं। प्रजातंत्र का मतलब, लोकतंत्र का मतलब होता है लोकशाही। इसीलिए हमने लोकतंत्र बहाल करने के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाई है और इसमें विनोद आसरी जी को चुनावी समर में उतार करके हम सफल बनाएंगे। मैं इसको 35-37 नहीं कहता, मेरा विषय है 100% आरक्षण जी, कि सभी जातियों का हिस्सा मुताबिक मिलना चाहिए। ये नहीं कि 10 वाला 55 ले जाए और 55 वाले को 10 मिले जी। एक परिवार में एक नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिन परिवारों के हाथ में राजनीति रही उनके तो 10-10 घर में ऑफिसर लग रहे, बाकी का कोई चपरासी तक नहीं लगवाया जी। किसान और मजदूर की इकट्ठी एक रोजगार नीति होनी चाहिए थी। यही मनरेगा स्कीम हम 100 दिन की बजाय 300 दिन चला करके जी। उन लोगों को जो ये फंड मिसयूज और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, आधे पैसे अफसर और बचौलिए खा जाते हैं, आधे पैसे मिलते हैं मजदूर को। ये पैसा देश के काम आए, सारे मनरेगा के मजदूर काम करेंगे खेत के साथ, और जितने पैसे सरकार दे रही है उतने ही पैसे उसी दिन सेम डे उसे किसान से मिल जाएंगे, ताकि उसकी दिहाड़ी 2 गुनी हो जाए और मजदूर को किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाए। देश की 65% आबादी काम के साथ जुड़ जाए जी। अब तो यूपी विधानसभा में भी इसका बड़ा चर्चा आया और प्रधानमंत्री ने भी इसका चर्चा तो किया, लेकिन जब सरकार अपनी है मुख्य प्रधानमंत्री जी के पास, तो आज लागू क्यों नहीं, कल का वेट क्यों? जिस प्रकार से वही बात है कि बैकवर्ड समाज के 90% वोट मोदी जी को बैकवर्ड होने के नाते पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जाट आरक्षण रद्द होने के बाद पूरा प्रदेश जला। एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने और पार्टी के लोगों ने बैकवर्ड के समर्थन में ना बोल करके उनको समर्थन दिया, उनको आरक्षण के आश्वासन दिए, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब दे दिया था। इन सारी संभावनाओं को तराशते हुए हमारी पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि अब इस भेदभाव को और गुंडागर्दी को हम समाप्त करके ही दम लेंगे, और विनोद आसरी की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। जींद के अंदर जो पोस्टर लगे हैं उसके अंदर एक शब्द लिखा है, मजबूत नेता मजबूत शहर। मतलब रणदीप सुरजेवाला के क्या 3 आंखें हैं, क्या 4 हाथ हैं, क्या 6 पांव हैं, जबकि कोई भी आदमी 8वीं पढ़ा हुआ दोबारा 8वीं में नहीं जाना चाहता। तो एमएलए तो वो है ही, क्या प्रदर्शन क्या करना चाहती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के पास जो है ना, यहाँ तो कोई चेहरा मिला नहीं जो राजकुमार सैनी के प्रत्याशी को हरा दे जी। अब ये टिकट राहुल का है, ना कि सुरजेवाले का जी। इस वक्त आमना सामना हमारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल से हो रहा है जी। सुरजेवाले को तो लोगों ने बड़ा नेता होने के नाते कि शायद इसकी 8 टांगे 25 बाजू में हैं और 8 दिमाग हैं, इसलिए उतार रखा है। पहले तो अपने समाज को रिझा करके दिखाए, फिर कांग्रेस की वो नीति बताए। जब उसने पंजाब में जाकर के कहा था ये SYL का पानी तो सिर्फ पंजाब का है, और सुरजेवाला ने यहाँ तक भी कहा कि अब हम बैकवर्डों का हिस्सा देंगे,
जब इनके साथ लूटपाट हो रही थी, आप और आपके पिता दोनों तीनों सरकारों में मंत्री रहे। सुरजेवाला जी, कृपया आप ये बताएं जनता को कि आखिर आपका एक बार एमएलए बनने के बाद सपने आपने कैथल को दिखाए मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब सपने आप जींद को दिखाने आ गए मैं मुख्यमंत्री बन के इसका कल्याण करूंगा। जींद बदलेंगे, जिंदगी बदलेंगे। आपके परिवार की तो जिंदगी बदली हुई है, बाकी की जिंदगी मुहाल हुई पड़ी है। आप कैथल वालों की तो बदल देते पहले, इतना जब तक आप दौड़ करके जींद आए। आप एमएलए पहले हैं ऑलरेडी, और दोबारा अगर आपने लड़ना था तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अगर आप नहीं इस्तीफा दिया और एमएलए बनते हैं, क्यों प्रचार की भंठी में देश को दोबारा झोंक रहे हैं? बहुमूल्य पैसा बर्बाद करने के लिए प्रदेश का आप आकर खड़े हो गए हैं। आप जनता को ये बताएं कि 8 महीने अभी चुनाव में हैं और 8 महीने के अंदर ये कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर दोबारा फिर चुनाव करना पड़ेगा। आप फिर दोबारा जींद को चुनाव की आग में झोंकेंगे या कैथल को झोंकेंगे? कृपया इन सवालों के जवाब आप जनता के सामने रखें और फिर कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करें। ठीक है, आप बड़े चेहरे कांग्रेस के हो सकते हैं, लेकिन जनता के चेहरे तो आज यहाँ बड़े बड़े नेता अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। हमारा तो एक छोटा सा प्रत्याशी आपसे सवाल करता है, विनोद आसरी जी, आखिर जींद में आपका क्या लक्ष्य है कि आप 21वें पायदान के ऊपर 22 जिलों में आपने जींद को छोड़ा, जबकि आप पिछली 10 साल से सरकार में मंत्री थे। तब आपको ध्यान इस जींद के रोजगार का, जींद के विकास का और या जींद की सफाई का क्यों नहीं आया? आज आप वोट किस ग्राउंड पे मांगने के लिए यहाँ पर खड़े हैं? मैं कल कुछ ऐसे लोगों से मिला सैनी साहब, जो यहाँ पर कैथल से विशेष रूप से ये कहने आए थे जींद वासियों को कि भाई इसको जिताना मत, वरना जो है कैथल अनाथ हो जाएगा, क्योंकि ये जींद का एमएलए बन गया तो फिर कैथल को छोड़ेगा। तो उन लोगों के प्रति आप क्या कहना चाहोगे जो कैथल के लोग बेचारे अपने आप को दीनहीन गरीब समझने जा रहे हैं? वैसे कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे देश को अनाथ बना दिया जी। 70 साल में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नारा था गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, जी। किसान बचाओ। जी। 5वीं पीढ़ी में राहुल गांधी वही भाषण दे रहा है, किसान का भला करके छोड़ेंगे। एक हाथ पर मूंग रख दें, एक पर मसर रख दें, अगर वो बता दे तो हम राजनीतिक संन्यास लेने के लिए तैयार हूं कि कौन सी मसरी है कौन सी मूंगी है। वो तो किसानों का भला करेंगे। जिस परिवार ने 70 साल में से 55 साल राज किया, 12 बार सरकार चलाई, देश को भिखारियों की लाइन में खड़ा कर दिया। हमारे से बाद चीन आजाद हुआ, आज उनके 80% बच्चे उद्योग धंधे के साथ जुड़ करके हमारे देश में सामान बेच रहे हैं। हमारे देश की इंडस्ट्री ठप हो रही है, बच्चे बेरोजगार खड़े हैं। इसका सवाल का जवाब अब सुरजेवाला दे या राहुल गांधी दे। कैथल की जनता को सपने दिखाने वाले मुख्यमंत्री के इस व्यक्ति ने कैथल को 3 बार कम से कम मिसगाइड किया। जी। मैं उसी क्षेत्र में मेंबर पार्लियामेंट हूं। बस भ्रष्टाचार की एक किताब है कैथल के अंदर, चाहे वो वाटर सप्लाई की है, चाहे वो गलियों के निर्माण की है। हर गली निर्माण में, हर वाटर सप्लाई के काम में ठेकेदार इसके अपने, और वहां की दुकानदारी ऐसे ठेकेदारी होती थी जिस प्रकार से किसी का अपने खेत खलिहान का काम हो या अपने कारोबार का काम हो। जी। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि आज देश के अंदर इसी तरह झूठे लोग देश को मिसगाइड करने में लगे हुए हैं। जी जी। सैनी साहब, अब वो सवाल जिसके लिए हमारा ये विशेष रूप से कार्यक्रम है, आप यदि हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपका सपना कैसा सपना है? हरियाणा कैसा होगा? हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सिर्फ हरियाणा का सपना नहीं देखता। अगर जनता ने मुझे 2019 के आम चुनाव में एक मौका दे दिया, मैं इस देश के हर बच्चे घर में से एक बच्चे को रोजगार दूंगा। मैं एक को 2 लाख देने की बजाय 10 को 20-30 हजार रुपए दे करके बच्चों को रोजगार के साथ जोड़ूंगा, जैसे चाइना ने अपने लोगों को जोड़ा। जी।
100% आरक्षण करूंगा। जिस प्रकार से मारा मारी आज आरक्षण के नाम पर मराठे, पटेल, कापू, जाट सब आरक्षण के लिए पिछड़ा बनने की होड़ में लगे हुए हैं। अगर ये देश में नेता सबको आरक्षित कर देते हैं जनसंख्या के अनुपात में और जनसंख्या को कंट्रोल कर देते हैं तो ये देश तब आगे बढ़ेगा। अन्यथा देश में बढ़ती बेरोजगारी का कारण, मुख्य कारण है बढ़ती आबादी। आज देश के अंदर ये नीतियां तब लागू होती अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कारगर तौर पर देश के अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस भी पार्टी के एमपी ज्यादा आ जाते हैं, मूलतः सरकार तो बन जाती है, लेकिन जो अपर सदन है, अपर हाउस में उसकी मेजोरिटी 4 साल बाद आती है, क्योंकि उनका कार्यकाल 6 साल है। 1/3 मेंबर हर दूसरे साल चेंज होते हैं। तिहाई 2 बार चेंज होकर के मेजोरिटी 4थे साल में आएगी। जो भी इन पहले 4 सालों में लोकसभा में पास होता है, अपर हाउस में विपक्ष उसको हाशिए पे खड़ा कर देता है और उसकी चलने नहीं देता। इसलिए देश का विकास और बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाता। इस वजह से ये देश, अंग्रेजों ने जिस प्रणाली को अपने लिए तैयार किया था, आज भी वही काले अंग्रेज इस देश को अपर हाउस में बैठ करके चोर दरवाजे से देश को लूट रहे हैं, टिकटें बांट रहे हैं, बेच रहे हैं। ये देश में प्रजातंत्र है कहाँ? प्रजातंत्र तो कठपुतली बना हुआ है अपर हाउस की। अगर जनता के चुने प्रतिनिधि लोअर हाउस में जो बात पास होती है, अपर हाउस में जनता के जो दूर से इनडायरेक्ट रूप में उसके अंदर सदन में घुसे, अब वो कहां तक कारगर है कि जनता की भावनाएं कुचली जाएं और चोर दरवाजे के घुसे हुए लोग उसको कमांड करें। इस वजह से ये देश में हमारा 5वां जो और अहम सवाल है कि जब तक इस देश में राज्यसभा रहेगी, ये देश कतई तौर पर भी तरक्की नहीं कर सकता। तब तरक्की होगी जब इस देश से सिंगल सिस्टम, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस देश के लिए फिक्रमंद होंगे। अच्छा काम करेंगे तो जनता दोबारा चुन देगी और गंदा काम करेंगे तो चोर दरवाजे के अंदर घुसने का रास्ता बंद हो जाएगा। आप बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। वैसे देश को बदलने की स्थिति है। आप सब कामयाब हो, सफल हो, हम शुभकामनाएं देते हैं। एक छोटी सी बात है जो हर इलेक्शन में सुनने को मिलती है कि किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। क्या आपके समय में भी ये परिपाटी रहेगी? देखिए, किसानों को लुभाने के लिए सब कर्जा माफी की बात करते हैं। देवीलाल ने परिपाटी शुरू की थी, फिर बाद में रास्ते ढूंढने लग जाते हैं कि डिफाल्टरों के कर्जे माफ करो। जो डिफाल्टर हैं, जिन पास लेके दिया नहीं गया, वो तो आप माफ करो या ना करो, वो तो माफ करे बैठा है। यही परिपाटी चल रही है। जो लेन देन के शुद्ध लोग हैं, जहाँ बिजली के बिलों के हैं, जहाँ कर्जे ले दे करके अपने रेगुलरिटी रखने वाले लोग हैं, उनको कभी फायदा नहीं हुआ जी। लेकिन विषय ये है कि किसान कर्जदार क्यों हो? जब तक आज किसान की लेबर नहीं निकल रही, सबसे महंगी है लेबर। 50 रुपए की दिहाड़ी किसान को नहीं पड़ रही। यही मनरेगा के मजदूर अगर 250-300 रुपये जो हम खैरात में बांट रहे हैं, इनको उन किसानों से जोड़ दें तो किसान कर्जवंद ही नहीं होगा। एक बार किसान का कर्जा वाश करके दोबारा कर्जवंद ना हो तो नीतियां वो लानी पड़ेंगी, उसका उचित दाम मिले, सस्ती लेबर और खाद मिले। किसान को 2 गुने भाव में मजदूर लेना पड़ रहा है। मजदूर जो काम करने योग्य थे वो मनरेगा स्कीम के अंदर खैरात पर बैठा दिए हैं। यही भारी नुकसान किसान को हो रहा है। आज विषय सिर्फ ये है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया, मैं ये 4 काम 6 महीने में करके दिखाऊंगा। 100% आरक्षण कैबिनेट के मुद्दे हैं ये। भाई, आज के बाद अगर नौकरी मिलेगी तो जनसंख्या के अनुपातिक सिस्टम में मिलेगी, ताकि किसी भी जाति का हिस्सा न मरे। एक परिवार में कंपल्सन होगी कि 1 नौकरी। किसान मजदूर की इकट्ठी रोजगार नीति, हम 2 हमारे 2 एक कैबिनेट में बैठ के पास करके जो है हम देश को आगे बढ़ाएंगे। और 2024 में हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करके इस राज्यसभा को बंद कराने के लिए 3/4 बहुमत जुटाने का प्रयास करेंगे, ताकि देश में चुनी कठपुतली बना प्रजातंत्र दोबारा से बहाल हो सके, लोकतंत्र की सुरक्षा हो सके। हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इसलिए बनाई है। तो सैनी साहब, ऐसा माना जाए कि आज तक हरियाणा के अंदर एक वर्ग विशेष का, एक जाति विशेष का जो साम्राज्य था, वो आने वाले समय में लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रकार से जनता आक्रोशित है
कि जो लोग आज लोगों को पुचकार और डरा करके राजनीति करते रहे हैं, मन माना विधानसभा पहुंचने का रास्ता बंद हो जाए, ऐसा भी समय आ सकता है। ऐसा भी समय आ सकता है। 2014 में सैनी साहब एक आंधी चली थी और ऐसे ऐसे लोग एमपी बन गए थे जो सपने में सोच भी नहीं सकते थे। क्या उस आंधी का प्रभाव अब कम हो गया है? आंधी का प्रभाव तो पिछले 5 स्टेटों में आप देख के ही आए हैं जी। और यहाँ मिड्डा 5वें स्थान पे आने वाले हैं। आज बीजेपी राजकुमार सैनी की अफवाहें फैला करके राजकुमार सैनी ने हमें समर्थन दे दिया, राजकुमार सैनी ने हमें समर्थन दे दिया, ये पूरा हर घर तक पहुंचा दिया उन्होंने मैसेज। यानी बीजेपी अपने आप हाशिए पे चली गई। कोई नेता ऐसा नहीं है जो 50 आदमियों की मीटिंग कर सके। इसलिए राजकुमार सैनी के सहारे की जरूरत पड़ रही है। अगर बीजेपी के लोगों को ये लगता है कि भाई राजकुमार सैनी का प्रभाव है तो क्यों ना समर्थन करके अपने साथ जोड़ लो। आप अपनी पार्टी का ये कैंडिडेट बैठाओ और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को समर्थन करके उसे जितवाओ और फिर जैसे अगली रणनीति होगी वो कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी हमारे लोगों को तोड़ने के लिए जो 500 रुपये के भी हकदार नहीं थे उनको 5-5 लाख देके आज लालच दे करके तोड़ने में लगी। जिन लोगों ने पार्टी में कभी 8 आने का चंदा दिया ही नहीं, वो तो उसका तो खर्चा कोई है नहीं, वो तो भाग सकते हैं क्योंकि उनका लगा कुछ नहीं। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी को तन मन और धन से सींच रखा है वो चट्टान की तरह खड़े हैं और बीजेपी को भी सब बताएंगे कि आप लोगों ने हमें हमारे से वोट लिए लेकिन हमारा विरोध किया, हम आपको अब वोट नहीं देंगे। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता थी, धन था, दौलत थी, ताकत थी। तो ये जो परिवार जो इस मद से चूर था, क्या वो महाभारत ही हो रहा है इस परिवार में कि सब तहस नहस हो रहा है, सब बिखर गया? आपको मालूम होना चाहिए जब भी शक्तियों का दुरुपयोग हुआ किसी ने भी किया और किसी काल में भी किया, चाहे वो दुर्योधन ने किया, चाहे वो रावण ने किया, चाहे वो जरासंध ने किया, जिसने सत्ता का दुरुपयोग किया सुनिश्चित है उसका अंत। तो ये अब तांडव का अंत है और भेदभाव का अंत है। राजकुमार सैनी जी से बात तो बहुत सारी करनी थी, हम अगले इंटरव्यू में करेंगे क्योंकि इलेक्शन का समय है और इनके बहुत ही बिजी शेड्यूल है, इनको जाना है। मैं देख रहा हूँ इनके फ़ोन बज रहे हैं आसपास में। तो हम सैनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमने अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने भावी योजनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया और हम आपके सुखद मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और पूरी आशा करते हैं कि आपने जो अभी तक लड़ाई लड़ी है, जिन सपनों को आपने लोगों को दिखाया है वो साकार हों और लोग एक सुखी, संपन्न और सुरक्षित जीवन जिएं सभी हरियाणा वासी। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।